हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित पटेल है और आज हम एक ऐसी संपत्ति के बारे में जानेंगे जिसको दो या अधिक व्यक्ति मिलकर खरीद रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब किसी संपत्ति को दो या अधिक व्यक्ति मिलकर खरीदते हैं तो उन व्यक्तियों का उस संपत्ति में कितना कितना हिस्सा होगा, वह उस प्रॉपर्टी में कितने कितने हिस्से के हकदार होंगे, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जो हमें प्रावधान मिलता है वह संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 45 में मिलता है, जिसकी अगर आप हेडिंग को देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रतिफलार्थ संयुक्त अंतरण। इट मीन्स मान लेते हैं यह एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का जो अंतरण हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, वह कैसा किया जा रहा है? प्रतिफल में इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और कैसे व्यक्तियों को किया जा रहा है? दो या अधिक व्यक्तियों को। मान लेते हैं बी, सी और डी है। तो और यह जो तीन व्यक्ति हैं इस प्रॉपर्टी को मिलकर खरीद रहे हैं। फ्रेंड, जब कोई व्यक्ति मिलकर किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को हम ज्वाइंट ट्रांसफरी मीन्स संयुक्त अंतर्ती बोलते हैं। और ऐसे ट्रांसफ़र को संयुक्त ट्रांसफ़र बोला जाता है। फ्रेंड, जब दो या अधिक व्यक्ति किसी संपत्ति को मिलकर खरीदते हैं तो इस संपत्ति में उनका कितना कितना हिस्सा होगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड, धारा आगे बोलती है जहाँ की स्थावर संपत्ति दो या अधिक व्यक्तियों को प्रतिफलार्थ अंतरित की जाती है। इट मीन्स यह एक स्थावर संपत्ति है और यह स्थावर संपत्ति जो है कंसिडरेशन में दो या अधिक व्यक्तियों को अंतरित हो रही है और ऐसा प्रतिफल किसी ऐसी निधि में से दिया जाता है। मान लेते हैं यह इस प्रॉपर्टी को ₹10 लाख में खरीद रहे हैं। तो यह जो 10 लाख रुपए कंसिडरेशन अमाउंट है, यह अपने एक ऐसे फंड से दे रहे हैं जो कैसा है? साझे का है। इट मीन्स कॉमन फंड। तो फ्रेंड्स, कॉमन फंड क्या होता है? कॉमन फंड एक ऐसा फंड होता है कि जिसमें इन तीनों का हिस्सा होता है और एक अमाउंट होता है। मतलब यह जो इन तीनों का जो अमाउंट है वो एक अकाउंट में डिपॉजिट रहता है। मान लेते हैं यह 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए में हो सकता है बी का 5 लाख रुपए हो, सी का 3 लाख रुपए हो और डी का 2 लाख रुपए हो। और यह 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख एक मिलकर इस कंसिडरेशन अमाउंट को दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे यह बताया गया है कि जब यह अपने कॉमन फंड से कंसिडरेशन को देते हैं तो इनका इस प्रॉपर्टी में कितना कितना हिस्सा होगा। तो लिखा है वहाँ तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में। इट मीन्स जब इनके बीच में ऐसी कोई संविदा नहीं है कि भले ही हम इस प्रॉपर्टी का जो कंसिडरेशन है वह कॉमन फंड से दे रहे हैं जिसमें हमारा अलग अलग हिस्सा है, लेकिन इस प्रॉपर्टी में हमारा बराबर बराबर का हिस्सा होगा। अगर ऐसी कोई संविदा नहीं है तो लिखा है आगे, वे ऐसी संपत्ति में उन हितों के क्रमशः हकदार होंगे जो उन हितों के यथाशक समान होंगे जिनके वे उस निधि में क्रमशः हकदार थे और जहाँ की ऐसा प्रतिफल उसकी अपनी अपनी पृथक निधियों में से दिया जाता है।
तो फ्रेंड्स ये जो बात करता है कि इस कॉमन फंड में, कॉमन फंड कितना है इनका 10 लाख, 10 लाख रुपए है, जिसमें बी का कितना हिस्सा है 5 लाख रुपए, सी का कितना हिस्सा है 3 लाख रुपए और डी का कितना हिस्सा है 2 लाख रुपए। तो जितना जितना इस कॉमन फंड में इन लोगों का हिस्सा होगा, अगर इनके बीच में कोई संविदा नहीं है कि प्रॉपर्टी में कितना कितना हिस्सा होगा, तो इनका उतना ही हिस्सा होगा जितना इस कॉमन फंड में इन लोगों का हिस्सा है। तो इसका 5 लाख रुपए है, तो मतलब यह प्रॉपर्टी में 50% का हकदार है। बी इसका 3 लाख रुपए है, तो यह इस प्रॉपर्टी में 30% का हकदार है। और डी का इसमें 2 लाख रुपए है, तो यह डी 20% का हकदार है इस प्रॉपर्टी में फ्रेंड्स। और अगर इन लोगों ने इस कंसिडरेशन को अपने सेपरेट फंड से दिया गया है, सेपरेट फंड का मतलब है कि जो कंसिडरेशन अमाउंट है इन लोगों ने अलग अलग उसको पे किया हो अपने अलग अलग अकाउंट से। मान लेते हैं बी ने अलग कंसिडरेशन अमाउंट दिया हो, कितना दिया हो 5 लाख रुपए, सी ने कितना दिया हो 3 लाख रुपए और डी ने कितना दिया हो 2 लाख रुपए। अगर इन्होंने इस अमाउंट को अलग अलग दिया है अपने अलग अलग अकाउंट से, तो इसको हम सेपरेट फंड बोलते हैं। तो जब ये कंसिडरेशन को अपने सेपरेट फंड से देते हैं, तो लिखा है आगे, अपनी पृथक निधियों में से दिया जाता है, वहाँ कोई प्रतिकूल संविदा ना हो तो। अगर इनके बीच में कोई ऐसी संविदा नहीं है कि हम भले ही अलग अलग अपने अपने अकाउंट से इस कंसिडरेशन को पे कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा हिस्सा होगा इस प्रॉपर्टी में बराबर होगा। तो फ्रेंड्स धारा आगे बोलती है, वे ऐसी संपत्ति में हित के हकदार क्रमशः उसी अनुपात में होंगे जो प्रतिफल के उन अंशों का है जिन्हें उन्होंने क्रमशः दिया था। तो बी ने कितना प्रतिफल दिया था 5 लाख रुपए, सी ने कितना हिस्सा दिया था 3 लाख रुपए और डी ने कितना हिस्सा दिया था 2 लाख रुपए। तो यह इसी अनुपात में इस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होंगे। कैसे? बी का हिस्सा कितना होगा 50%, सी का कितना हिस्सा होगा 30% और डी का कितना होगा 20%। और फ्रेंड्स अगर हम इसके सेकंड पैराग्राफ को देखें, अगर हम इसके सेकंड पैराग्राफ को देखें तो इसका सेकंड पैराग्राफ बोलता है, इस बात के बारे में साक्ष्य के अभाव में कि उस निधि में वे किस हित के क्रमशः हकदार थे। इट मीन्स अगर साक्ष्य नहीं है तो, किसका साक्ष्य नहीं है कि इस कॉमन फंड में, इनका कॉमन फंड कितना था 10 लाख रुपए, इन्होंने इस कॉमन फंड से कंसिडरेशन को पे किया था, जिसमें बी का हिस्सा कितना था 5 लाख रुपए और सी का कितना हिस्सा था 3 लाख रुपए और डी का कितना हिस्सा था 2 लाख रुपए। अगर इस कॉमन फंड में इनका कितना कितना हिस्सा था इसका कोई सबूत नहीं है, तो कोई एविडेंस नहीं है इसका, तो यह प्रेज्यूम किया जाएगा कि जो इन्होंने मिलकर किसी प्रॉपर्टी को परचेज किया है उसमें इनका बराबर हिस्सा है। और अगर इन्होंने कंसिडरेशन को अपने सेपरेट फंड से दिया था, सेपरेट फंड से दिया था, बी ने कितना दिया था
5 लाख रुपए, सी ने कितना दिया था 3 लाख रुपए और डी ने कितना दिया था 2 लाख रुपए। अगर इनने अपने सेपरेट फंड से मतलब अलग अलग अकाउंट से अलग अलग कंसिडरेशन को दिया था, तो इनने अलग अलग कितना अमाउंट दिया था इसका कोई सबूत नहीं है, तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि इस प्रॉपर्टी में इनका बराबर बराबर हिस्सा है। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि जब ये तीनों व्यक्ति बी, सी और डी मिलकर इस संपत्ति को खरीद लेते हैं, तो यह इस प्रॉपर्टी को कैसे धारित करेंगे, मतलब कैसे होल्ड करेंगे इस प्रॉपर्टी को। तो यह जो व्यक्ति हैं इस प्रॉपर्टी को अपने ज्वाइंट टेनेंसी के रूप में होल्ड कर सकते हैं, ज्वाइंट टेनेंसी या टेनेंसी इन कॉमन। तो ज्वाइंट टेनेंसी क्या होता है, तो जैसा इन व्यक्तियों ने इस प्रॉपर्टी को मिलके खरीदा है, तो इस प्रॉपर्टी में इनका टाइटल भी होता है प्लस इन तीनों का इस प्रॉपर्टी में पोजेशन भी होगा। यह ज्वाइंट टेनेंसी का नियम बोलता है। और अगर इन तीनों को ट्रांसफरी में से किसी एक ट्रांसफरी की, मान लेते हैं बी की मृत्यु हो जाती है, तो इस प्रॉपर्टी में जो इसका हिस्सा है 50%, वह किसको मिल जाता है, जो कि जीवित व्यक्ति हैं। जीवित कौन है, सी और डी। तो इसका जो हिस्सा है इसको 25% मिल जाएगा और इसको 25% मिल जाएगा। तो यह जो नियम है इसमें, यह सर्वाइवरशिप पर लागू होता है। फ्रेंड्स, अब टेनेंसी इन कॉमन क्या होता है, तो टेनेंसी इन कॉमन में क्या होता है कि जब दो या अधिक व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को मिलकर खरीदते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों का इस प्रॉपर्टी में टाइटल होता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि इस प्रॉपर्टी में इनका पोजेशन भी हो। और अगर इन तीनों व्यक्तियों में से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जिसकी मृत्यु हुई है उसका हिस्सा जीवित व्यक्तियों को ना जाकर किस पे चला जाता है, विधिक उत्तराधिकारी पर, जो इसके बच्चे होंगे या पत्नी होगी इसकी या माता पिता होंगे। इट मीन लीगल हेयर के पास चले जाता है, LR। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अगर सदस्यों ने इस प्रॉपर्टी को मिलकर खरीदा है, तो वह इस प्रॉपर्टी को जॉइंट टेनेंसी के रूप में धारित करेंगे या टेनेंसी इन कॉमन के रूप में धारित करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह जो 3 जॉइंट ट्रांसफरी हैं, मान लेते हैं यह HUF के मेंबर हैं, मतलब हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य हैं, और इन लोगों ने इस प्रॉपर्टी को मिलकर खरीदा है। तो यह जो तीनों व्यक्ति हैं इस प्रॉपर्टी को जॉइंट टेनेंसी के रूप में धारित नहीं करेंगे, टेनेंसी इन कॉमन के रूप में धारित करेंगे। फ्रेंड, जैसा हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा अगर हम 106 को देखें, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स ने अगर जॉइंटली किसी प्रॉपर्टी को खरीदा है और अगर उन सदस्यों में से किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो हिस्सा है वह जीवित व्यक्तियों को ना जाकर किसके पास चले जाता है, LR के पास।
जबकि टेनेंसी इन कॉमन में क्या होता है, जॉइंट टेनेंसी में क्या होता है, जॉइंट टेनेंसी में सर्वाइवरशिप का नियम लागू होता है, इसलिए यह जॉइंट टेनेंसी का रूल इस पर अप्लाई नहीं होता। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग केसों में कहा है। देवराज वर्सेस घनश्याम, देवराज वर्सेस घनश्याम एंड दूसरा केस योगेश्वर नारायण वर्सेस रामचंद्र दत्त। सुप्रीम कोर्ट ने इन केसों में यह स्पष्ट किया है कि अगर HUF के सदस्यों के द्वारा किसी प्रॉपर्टी को ज्वाइंटली परचेज किया गया है तो ज्वाइंट टेनेंसी का रूल अप्लाई नहीं होगा, टेनेंसी इन कॉमन का रूल अप्लाई होगा। जबकि ज्वाइंट टेनेंसी का जो नियम है वह क्रिश्चियन एंड पारसी पर अप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह धारा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आगे के लेक्चर्स को देखने के लिए बेल आइकन बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।